प्रलय आने से पहले हर किसी ने एक सिस्टम जागृत किया, लेकिन मैंने सिस्टम को छोड़ने का फैसला किया और खुद को गहरे पहाड़ों में दफना लिया, क्योंकि केवल मैं जानती थी जिस सिस्टम पर उन्हें इतना गर्व था वह कोई तारणहार नहीं था, बल्कि ज़ॉम्बीज़ द्वारा भेजा गया मौत का फरमान था। नानी, आप किस सिस्टम की बात कर रही हैं? सिस्टम को कभी भी सक्रिय मत करना। आप मुझे छोड़कर मत जाइए। मुझे अकेला मत छोड़िए। डूम्सडे सर्वाइवल सिस्टम से जुड़ने पर बधाई। हाँ, डूम्सडे सर्वाइवल सिस्टम। क्या होस्ट इसे सक्रिय करना चाहते हैं? हाँ हाँ हाँ। इतनी सारी नॉवेल्स पढ़ने के बाद क्या आखिरकार सिस्टम पाने की मेरी बारी आ गई है? सक्रिय करो इसे, तुरंत सक्रिय करो। डूम्सडे सर्वाइवल सिस्टम से जुड़ने पर बधाई। प्रलय 10 दिन बाद शुरू होगी। यह तो डूम्सडे सिस्टम है। क्या इसका मतलब ज़ॉम्बीज़ भी होंगे? हाँ होस्ट, यहाँ नौसिखिया गिफ्ट पैक से आप मुफ्त में एक टैलेंट प्राप्त कर सकते हैं। मैडम, आप कब से मेरा पीछा क्यों कर रही हैं? क्या आपको मुझसे प्यार हो गया है? अरे नहीं नहीं, मुझे आगे जाकर पोक राइस खाना है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। यह आदमी इतना आत्ममुग्ध कैसे हो सकता है? क्या यह मेरा भ्रम है या? नमस्ते होस्ट, मैं डूम्सडे सर्वाइवल सिस्टम हूं। क्या होस्ट इसे सक्रिय करना चाहते हैं? यह कौन सी बला बोल रही है? क्या यह आवाज सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही है? इसे सक्रिय करने से क्या होगा? बधाई हो होस्ट, सफलता से जुड़ गए हैं। प्रलय 10 दिन बाद शुरू होगी। क्या यह सच है? क्या मैं ही वह चुनी हुई इंसान हूं? क्या होस्ट नौसिखिया गिफ्ट पैक खोलना चाहेंगे? इससे एक टैलेंट सक्रिय हो सकता है। खोलो खोलो। बधाई हो होस्ट, आपको सी ग्रेड पशुपालन टैलेंट मिला है। प्रलय के बाद अगर आपके शहर के सभी सुअर म्यूटेंट बन गए तो आपकी मौत हो जाएगी। अगर हर दिन सुअर के बच्चे जिंदा रहे तो आप रोज साइन इन करके गजब का इनाम ले सकते हैं। क्या यह मुझसे सुअरों की रक्षा करवाना चाहता है? इसका क्या फायदा है? रद्द करो रद्द करो। मुझे कोई अधिक शक्तिशाली टैलेंट चाहिए। रद्दीकरण विफल। मुझे बार बार ऐसा भ्रम नहीं हो सकता। प्रलय सच में आने वाली है। नमस्ते होस्ट, क्या आप डूम्सडे सर्वाइवल सिस्टम को सक्रिय करना चाहते हैं? नहीं करना। सिस्टम कूल डाउन का समय 24 घंटे है होस्ट। मैं 24 घंटे बाद फिर आऊंगा। नमस्ते, मैंने ही आपको अभी मैसेज किया था। यह लीजिए चाबियां। मैं अपना यह घर 3 लाख में बेचना चाहती हूँ। मेरी सिर्फ एक ही शर्त है, मुझे पूरा पैसा नकद चाहिए बहन जी। तुम्हारे इस इलाके पर तो जल्द ही कब्जा होने वाला है ना। ऐसे समय में तुम इसे बेच रही हो। घर में कुछ जरूरी काम आ गया है। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए किसी से पूछता हूँ। हाँ सुनिए भैया, क्या आप मेरे लिए भी एक घर ढूंढ सकते हैं जो बिल्कुल शांत और एकांत में हो? मेरा बजट लगभग 10 लाख है। यह भी क्या इत्तेफाक है।
कल ही मेरे पास एक शानदार घर आया है। उसका मालिक भी बहुत अजीब है। उसने मुझे इसे 1 हफ्ते के अंदर बेचने की जिद की है। वह कुछ पागलों जैसी बातें कर रहा था। कह रहा था कि वह प्रलय का भगवान बनने वाला है और उसे अब इस टूटे फूटे घर की जरूरत नहीं है। तो उस घर की कीमत क्या है? अगर पूरा पैसा एक साथ दो तो शायद 8,80,000। तो मैं इसे लूंगी। बहन जी, आपको ऐसी क्या परेशानी आ गई जो आप यह खस्ताहाल बनकर खरीद रही हैं? मिलने पर मैं सीधे पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। आप बस जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लीजिए। मुझे कुछ ही दिनों में वहां शिफ्ट होना है। ठीक है, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। तो मैं कॉन्ट्रैक्ट लेकर आपके पास आता हूं। आप घर के कागजात और चाबियां संभाल कर रखिए। फिर मिलते हैं। अरे मैडम, आपकी तो बहुत सारी मांगे हैं। आपको विस्फोट से बचने वाले शीशे भी चाहिए और मोटी स्टील की प्लेटें भी। इस काम में कम से कम 1 महीना लगेगा। यह 2 दिन में किसी भी हालत में पूरा नहीं हो सकता। मैं 4 लाख दूंगी। पूरा पैसा एक साथ, बस आपको यह काम 2 दिन में खत्म करना होगा। 4 लाख कोई बात नहीं। इन 2 दिनों में चाहे मेरे लड़कों को बिना सोए ही काम क्यों न करना पड़े, हम आपका काम पूरा कर देंगे। बेचारे मजदूर, अगर इस वक्त उनका सिस्टम जागृत हो गया तो शायद वे तुरंत हड़ताल पर चले जाएंगे। आ, मैं तो बुरी तरह थक गई। इसे पहले से ही शारीरिक व्यायाम मान लेते हैं। मैं उन्हें किसी भी कीमत पर सीधे अंदर नहीं आने दे सकती। अगर उनका सिस्टम जागृत हो गया तो पता नहीं कौन सा बकवास टैलेंट मेरे इस घर पर नजर डाल दे। अरे बहन जी, क्या आप कोई सुपरमार्केट खोलने वाली हैं या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर रही हैं जो इतना सारा सामान खरीद रही हैं? हाँ, कंपनी की टीम बिल्डिंग के लिए खरीदारी कर रही हूँ। यह एक मालकिन के लिए है जो दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में दान कर रही है। मैं पैसे सीधे आपको ट्रांसफर कर दूंगी। 3 दिन बाद आपको यह मेरे बताए गए पते पर पहुंचाना होगा। दो 2000 सेट थर्मल अंडरवियर, 400 भारी डाउन जैकेट और 400 बोतल शैम्पू, चमकदार बर्तन, 50 नमीरोधी गद्दे और 1000 बोतल कीटाणुनाशक, मेडिकल किट और डिब्बाबंद खाना। आखिरकार सारी खरीदारी पूरी हो गई। प्रलय, अब तुम आ सकती हो। मुर्गियों और खरगोशों का मल केंचुओं को खिलाऊंगी। केंचुओं की खाद से सब्जियां उगाऊंगी। यह एक बेहतरीन चक्र है।
प्रलय का समय बहुत लंबा होगा। तुम सबके साथ होने से यह सफर शायद उतना मुश्किल नहीं होगा। मेरे पैसे खत्म हो गए। मैं ज़ॉम्बीज़ के हाथों मरना पसंद करूंगी, लेकिन भूखे मरना बिल्कुल नहीं। लोन का पैसा मेरे खाते में आ चुका है। रात की पालक और तुम्हारी छोटी गोभी। मैंने तो अवैध ऑनलाइन लोन भी ले लिए हैं। अगर प्रलय खत्म हो गई तो मैं ये सब कैसे चुकाऊंगी? लगभग सब कुछ पैक हो चुका है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं कुछ भूल रही हूँ। स्क्रीन के सामने बैठे मेरे भाइयों, कोई मुझे थोड़ा हिंट देगा क्या? आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो मैंने अभी तक नहीं खरीदी? स्पीड बढ़ाओ। अब तो वो मकान मालिक भी नहीं ढूंढ पाएगा कि असली दरवाजा कहाँ है। सब कुछ तैयार है। अब बस इस उल्टी गिनती के खत्म होने का इंतजार है। सामान जमा करने में तुम लोगों को क्या परेशानी है? बेवकूफों का झुंड। अब भूखे मरने का इंतजार करो। नमस्कार सम्मानीय होस्ट, क्या आप डूम्सडे सर्वाइवल सिस्टम को एक्टिवेट करना चाहते हैं? नहीं करना है, शुक्रिया। ये सिस्टम सच में बहुत परेशान करने वाला है। अरे हाँ, मैंने तो अपना परिचय ही नहीं दिया। मेरा नाम वेन है। रात के खाने में क्या खाऊं? मैंने इतना सारा सामान खरीद लिया है, अब पकाने का मन नहीं कर रहा। तुम लोगों को निराश करने के लिए माफी चाहता हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि कयामत इतनी करीब है और मैं इतना आलसी निकला। हम जब कयामत आएगी, तुम्हें मारने के लिए इतने सारे चूहे कहां से मिलेंगे? आ हम शुभ रात्रि दोस्तों। हाँ, जब तक इंटरनेट चालू है मैं किताबें तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। क्या हुआ? लुओ सालों से कोई संपर्क नहीं किया और अब यहाँ अच्छा बनने का नाटक कर रही है। आ काश अभी एक कप मिल्क टी मिल जाती तो मजा आ जाता। पता नहीं मैंने पहले मिल्क टी पाउडर खरीदा था या नहीं। छोड़ो, आज मैंने अभी तक छोटे जानवरों को खाना नहीं खिलाया है। जाकर अपने प्यारे पालतू जानवरों को देखता हूँ। अभी तक सोचा नहीं है कि तुम लोगों का क्या नाम रखूं। जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे तब हम तुम सुनहरे हैमस्टर्स की शादी करवाएंगे। उस समय मैं ही वेडिंग प्लानर बनूंगा। ये तो मुझे काट भी नहीं रहे हैं। कितने प्यारे हैं। ठीक है, कल फिर आऊंगा तुम लोगों से मिलने। आगे चलकर हम कयामत के दिनों में अच्छे साथी बनेंगे। बाय बाय।
एक दो। मैं कितना अनुशासित हूं। इनाम के तौर पर आज जल्दी सो जाऊंगा। हम कितनी अच्छी नींद आई। बस उठने पर वो हैंडसम लड़के गायब हो गए। सच में कितना खूबसूरत दिन है। आप बस थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर अपने छोटे दोस्तों को भी तो देखने जाना है। कितने गोल मटोल और मुलायम हैं। मुआ। आ आ। कयामत शुरू हो चुकी है। सभी निवासी ध्यान दें। ज़ॉम्बी बाहर आ चुके हैं। अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें। सभी निवासी ध्यान दें। ज़ॉम्बी बाहर आ चुके हैं। अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें। दुनिया खत्म होने वाली है और ये कर्ज वसूलने वाले अभी भी काम कर रहे हैं। हा हा हा। इन लोगों को लड़ते हुए देखना काफी मजेदार है। माफ करना। तुमने बिल्कुल सही समय पर अंडे दिए हैं। आछू। मुझे जुकाम कैसे हो गया? पक्का कल 2 सिट अप्स करने की वजह से हुआ है। बहुत ज्यादा कसरत करने का यही नतीजा होता है। आ आ आ। मैं जाल में फंस गया। जिन लोगों ने एसएस लेवल का टैलेंट जगाया था वो सब एक ही दिन में गायब हो गए। वो राक्षस सिर्फ हाई टैलेंट वाले लोगों को ही अपना शिकार बना रहे हैं। उन राक्षसों ने सारे एसएसएस लेवल वालों को खा लिया है। जब वो उन्हें खा लेंगे तो क्या क्या वो मुझ जैसे इंसान को निशाना बनाएंगे जिसने अपना टैलेंट भी एक्टिवेट नहीं किया है? आ। ये तो वही मकान मालिक है जिसने मुझे ये बंकर बेचा था। अच्छा हुआ वो नकली बंकर में चला गया। पैसे वसूल हो गए। इसकी पूरी खानदान मेरे पेट में समा गई है। छुपकर शांति से 20 साल गुजार लिए। इससे बेहतर जिंदगी और क्या ही हो सकती है? ये कैसे मुमकिन है? मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। आखिरी इंसान। बहुत बढ़िया, इसे खाने के बाद हम जल्दी घर जा सकेंगे। ये इंसान अभी भी हमसे लड़ना चाहते हैं। तुमने सोचा भी नहीं होगा। हमारे पास भी सिस्टम है। हा हा हा। धत तेरे की, ये आखिरी इंसान बहुत गहराई में छिपा था। इसकी लोकेशन अनलॉक करने में हमारे 700 करोड़ से ज्यादा पॉइंट्स खर्च हो गए। तुम लोगों के पास भी सिस्टम है।
तो पर्यावरण प्रदूषण ही असली विलेन था। ज्यों है ज्यों है। ज्यों है तुम आखिरकार उठ गए। अपनी नानी को पहचानते हो? नानी, काम से लौटते वक्त तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। अब कैसा लग रहा है? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? एक्सीडेंट तो मैं कितने समय तक कोमा में था? 1 महीने तक। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। ये कोई सपना नहीं है। बच्चों, अगर हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, अपने महासागरों को बचाएंगे, तभी हमारी धरती बीमार नहीं पड़ेगी। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, समझे? जी सर। जब तक हम मिलकर इस नई धरती की रक्षा करेंगे, वो बकवास कयामत दोबारा कभी नहीं आएगी। समुद्र जीवन का पालना है, जो पूरी धरती के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखता है। सर, क्या समुद्र को नुकसान पहुंचने से हम इंसानों को भी नुकसान होगा? बिल्कुल। समुद्र का संतुलन बिगड़ने पर जलवायु आपदाएं और प्रजातियों का विलुप्त होना भी इसके साथ ही आएगा। तो बात यह है, तो क्या अगर हम कूड़ा नहीं फैलाएंगे, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करेंगे, तो क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल सही। समुद्र को बचाना कभी भी सिर्फ एक नारा नहीं रहा है, बल्कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है। वेन सर, आपने बहुत ही शानदार तरीके से समझाया। लेकिन सिलेबस में समुद्री संसाधनों के विकास के बारे में जो लिखा है, शायद आप वो पढ़ाना भूल गए हैं। सिर्फ रक्षा करने की बातें करने से क्या होगा? बच्चे आगे चलकर मिडिल स्कूल का भूगोल का पेपर कैसे पास करेंगे? थोड़े प्रैक्टिकल बनिए। पर्यावरण बचाना एक भावना है, लेकिन परीक्षा में मार्क्स चाहिए होते हैं। सॉन्ग सर, अगर हमारी आने वाली पीढ़ी सिर्फ समुद्र से छीनना सीखेगी और ये भूल जाएगी कि समुद्र को भी सांस लेने की जरूरत है, तो जब वो बड़े होंगे तो शायद परीक्षा के पेपर बनाने की भी जगह नहीं बचेगी। जैसी आपकी मर्जी। अरे हाँ, सुना है तुमने हाल ही में अपनी आधी सैलरी फिर से फ्यूचर गार्जियन एसोसिएशन को दान कर दिया। वेन है, हालांकि तुम्हारी नानी ने तुम्हारे लिए कुछ संपत्ति छोड़ी है, लेकिन तुम इस तरह से पैसे उड़ा रही हो। तुमने एक ढंग का बीमा तक नहीं लिया। कल को बीमार पड़ गई तो क्या करोगी? क्या उन मछलियों से उम्मीद करोगी जिन्हें तुमने बचाया था कि वो तुम्हारे लिए दवा लाएंगी? मुझे बस ऐसा लगता है, कुछ कर्ज तो किसी न किसी को चुकाने ही पड़ते हैं। ये पौधे दिखने में भले ही आम लगे, लेकिन ये चुपचाप हवा को शुद्ध करते हैं और पर्यावरण की रक्षा करते हैं। तो फिर हमें आमतौर पर क्या करना चाहिए ताकि हम इनकी अच्छे से रक्षा कर सकें? कागज बचाने और फूल पत्तियों को न तोड़ने से शुरुआत करें। जब हर कोई प्रकृति से प्यार करेगा, तभी पर्यावरण बेहतर होता जाएगा। इस पौधे की पत्तियों के पीछे टीचर, वो यह पौधा तो सूखने वाला है। हाई सिटी में हाल ही में लगातार भारी बारिश हुई है, धूप भी कम मिली है। यह पौधा बहुत नाजुक है। यह धूप की कमी से नहीं हुआ है, इसकी जड़ों में फंगस लग गया है। हमें तुरंत इसे डाइऑक्साइड सॉल्यूशन से सींचना होगा, फिर इस पर अनबुझा चूना छिड़कना होगा, वरना 3 दिनों के अंदर इस पूरे इलाके के सभी पौधे नष्ट हो जाएंगे। टीचर वेन, आप तो भाषा की टीचर हैं। आप अचानक से वनस्पति विशेषज्ञ कब से बन गईं? बेस के विशेषज्ञों ने तो अभी तक कुछ नहीं कहा है।
आप बिना सोचे समझे निर्देश क्यों दे रही हैं? जाओ दवा लेकर आओ, तुरंत। टीचर वेन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह सच में एक बेहद दुर्लभ म्यूटेंट फंगस था। अगर आपने समय रहते नहीं बताया होता तो आज ये सभी राष्ट्रीय संरक्षित पौधे बर्बाद हो जाते। क्या ऐसा नहीं है? वह बंकर असल जिंदगी में सच में मौजूद है। हम हा 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 हा। हाँ। लो, हमारी वनस्पति विज्ञान की विशेषज्ञ आ गई। वेन है, कल बेस के सुपरवाइजर ने खास तौर पर प्रिंसिपल को फोन किया था। उन्होंने बताया कि तुमने उन पौधों को बचाया है। प्रिंसिपल आज सुबह की सभा में तुम्हारी तारीफ करने वाले हैं। यह बस मेरी किस्मत अच्छी थी। मैंने पहले अपनी नानी की पुरानी किताबों में ऐसा ही एक मामला पढ़ा था। क्या सच में? लेकिन मुझे याद है कि तुम्हारी नानी तो समुद्री संरक्षण का काम करती थी। फिर उनके पास वनस्पति विज्ञान की किताबें कहाँ से आईं? वेन है, हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। मुझे कैसे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर यह हुनर भी है। जब तुम 1 महीने तक कोमा में थी, क्या तुम किसी महान हस्ती से मिली थी? टीचर सोंग, हर किसी के अपने राज होते हैं। अगर आपको मेरे ज्ञान के स्रोत में इतनी दिलचस्पी है तो मैं आपको उन किताबों की लिस्ट दे सकती हूँ, बशर्ते आप उन्हें पढ़ सकें और समझ सकें। मिस वेन, आपकी एंटी ट्रैकिंग स्किल्स काफी अच्छी हैं, लेकिन कानून के इस समाज में इस तरह रास्ता बदलकर चलना आपको और भी शक के घेरे में लाता है।
तुम कौन हो? उस तस्वीर का क्या मतलब था? उस तस्वीर में जो जंगल है वह तुम्हारी नानी के नाम की एक निजी संपत्ति है। सही मायनों में कहूं तो वह 20 साल पुराने डीप ब्लू प्रोजेक्ट का मुख्य एक्सपेरिमेंटल बेस है। डीप ब्लू प्रोजेक्ट। हाल ही में कुछ लोग वहां गैरकानूनी रूप से छानबीन कर रहे हैं उस पूरे जंगल की। उनका मानना है कि वहां कुछ ऐसा छिपा है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल डेटा जो पर्यावरण की पूरी दुनिया को हिला सकता है। वे लोग कौन हैं? प्यूरीफायर्स के नाम से जाना जाने वाला एक इंटरनेशनल सिंडिकेट। बाहर से दिखावे के लिए वे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और रिसाइकलिंग का बिजनेस करते हैं, लेकिन छुपकर वे खतरनाक इकोलॉजिकल डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। कल तुम्हारा प्रदर्शन बहुत शानदार था, मिस वेन। एक ऐसा क्षेत्र जिसके बारे में भाषा की टीचर को कुछ नहीं पता होना चाहिए, उसमें तुमने एक एक्सपर्ट की तरह फैसला लिया। यह उन्हें सीधा सीधा बताने जैसा है कि डीप ब्लू प्रोजेक्ट की वारिस अब सामने आ चुकी है। मैं कोई वारिस नहीं हूं। मैंने बस 20 सालों तक चलने वाला एक बुरा सपना देखा था। इस दुनिया में कभी कभी सपने असलियत से ज्यादा सच के करीब होते हैं। अपना ख्याल रखना। सोंगले उतनी सीधी सादी सहकर्मी नहीं है जितना तुम सोचती हो। उसका जीजा प्यूरीफायर्स के ओवरसीज डिपार्टमेंट में काम करता है। उसका तुम्हारे करीब आना सिर्फ ऑफिस के उस छोटे मोटे कंपटीशन के लिए नहीं है। यह यहीं आसपास है। हाँ हाँ। इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन जीन, कोडनेम फैंटम ऑर्किड। लिटिल है, अगर तुम यह वीडियो देख रही हो तो इसका मतलब है कि पर्यावरण की तबाही का वक्त हमारे करीब आ चुका है। यह दुनिया बीमार हो चुकी है। प्यूरीफायर्स ग्रुप इकोलॉजिकल संकट पैदा करके जीने के सभी संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है। यह बंकर कयामत के दिन के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि कयामत को रोकने के लिए बनाया गया है। तुम्हारे नेकलेस में जो जेड है वो जीन बैंक को खोलने की इकलौती चाबी है। तो इसका मतलब वो 20 साल का बुरा सपना बायोइलेक्ट्रिक सिग्नल के जरिए मेरे दिमाग में डाली गई एक सिमुलेशन ट्रेनिंग थी, ताकि मैं सीख सकूं कि यहां जिंदा कैसे रहना है, इन सिस्टम्स को कैसे चलाना है। मिस सोंग, सिग्नल यहीं नीचे से आ रहा है। उस गुचिंग ने हमारा पीछा छोड़ दिया है। हमें उसके वापस आने से पहले वो चीज हासिल करनी होगी। वो बेवकूफ वेन है।
उसे लगा स्कूल में छिपकर वो बच जाएगी। कल बॉटनिकल हॉल में उसने जो अपना हुनर दिखाया, उसने पूरी तरह से उसकी पोल खोल दी है। उसके पास डीप ब्लू प्रोजेक्ट का कोर एल्गोरिदम है। बस वो बीज हमारे हाथ लग जाएं, तो मेरे जीजाजी ग्रुप में और ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाएंगे, और मैं भी उस सड़े हुए स्कूल से हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगी। सोंगले, जब तुम्हें अंदर आने का इतना ही शौक है, तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मेरी 20 सालों की मेहनत बेकार नहीं गई। आह है। मिस सोंग, हिलना मत। एक कदम और आगे बढ़ाया तो हाई वोल्टेज ग्रिड एरिया शुरू हो जाएगा। अगर मरना नहीं चाहती हो तो अपने हाथ का डिकोडर फेंक दो। वेन है, ये तुम हो ना? तुम पागल औरत, तुमने अपने ही जंगल में जानलेवा जाल बिछा रखे हैं। मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवाऊंगी। पुलिस को बुलाओगी, टीचर सोंग? यह एक निजी संपत्ति है। गैरकानूनी तौर पर घुसपैठ करने वाले और अवैध हथियार रखने वाले तुम लोग हो। और वैसे भी तुम्हारे जीजा ने प्यूरिफायर्स में जो काले कारनामे किए हैं, क्या वो पुलिस की जांच सह पाएंगे? वेन है, मेरी मिन्नतें सुन लो। मुझसे गलती हो गई, मुझे बस वो डेटा चाहिए था। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी। मेरा पैर टूट गया है, प्लीज मुझे जाने दो। सोंगले, क्या तुमने ही नहीं कहा था कि कयामत के दिन औरतें सिर्फ तलवार निकालने की स्पीड कम करती हैं? अब तुम्हारी तलवार कहाँ है? हा हा हा। हा हा हा। आ तुम आखिर हो कौन? आ ओह, मुझे लगा था कि तुम्हें बचाने के लिए एक टीम लानी पड़ेगी, लेकिन तुमने तो अकेले ही सब खत्म कर दिया। एक पूरी प्रोफेशनल आर्म्ड सर्च टीम को। गू चेंग, मेरी नानी ने जो छोड़ा था वो कोई रक्षा कवच नहीं है। जमीन के नीचे मौजूद वो यूलान के बीज भारी धातुओं से प्रदूषित मिट्टी को ठीक करने की चाबी है। अगर इवोल्यूशनरी इसे चाहते हैं तो हम इसे दुनिया के सामने ले आएंगे। दुनिया के सामने? हाँ, समुद्री पर्यावरण संरक्षण स्वयंसेवक संघ के नाम पर दुनिया भर के रिसर्च संस्थानों को मुफ्त में दान कर देंगे। मैं इस जंगल को उन इवोल्यूशनरी की कब्र बना दूंगी और एक नई पृथ्वी की शुरुआत। हम
टीचर वेन, यहाँ के एयर मॉनिटरिंग डेटा से पता चला है कि सल्फाइड का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यह कोई प्राकृतिक मौसम नहीं है, यह वायुदाब में की गई छेड़छाड़ है। इवोल्यूशनरी ने तेज एसिड रेन पैदा की है, लेकिन यह कोई हादसा नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि डीप ब्लू प्रोजेक्ट बस एक कमजोर मजाक है। गू चेंग, मुझे बस 10 मिनट का समय दो। आहा, ओह ओह, तुम्हारी पैदा की गई हर एक तबाही इस ग्रह को खुद को ठीक करने का पोषण ही देगी। तुम्हारा युग खत्म हो चुका है। वेन है, कुछ बुरा हुआ है। बस 10 मिनट पहले इवोल्यूशनरी ग्रुप के सीईओ ने हेडक्वार्टर की इमारत में आत्महत्या कर ली, लेकिन मरने से पहले उसने दुनिया भर के ऑटोमेटिक वेस्ट सिस्टम को फाइनल क्लींजिंग नाम का एक कमांड दिया है। उस कमांड में क्या है? वो कचरा नहीं फेंक रहे हैं, वो जहर फैला रहे हैं। उन्होंने इन जल स्रोतों के वाटर टैंक में छुपकर हाई कंसंट्रेशन वाला स्लीपिंग वायरस डाल दिया है। यह एक ऐसा वायरस है जो पौधों और पानी के इकोसिस्टम को निशाना बनाता है। वायरस का मूल एंटीबॉडी कहाँ है? वो आर्कटिक के नीचे इवोल्यूशनरी के सीक्रेट हेडक्वार्टर में है, फोर्ट्रेस 0। वो उनका आखिरी किला है। वायरस का मुख्य स्रोत और उसे खत्म करने का कोड वही है, लेकिन उस पूरी इमारत का सेल्फ डिस्ट्रक्ट उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब बस 24 घंटे बचे हैं। गू चेंग, अगर हम हार गए तो वो बुरा सपना सच हो जाएगा। तुम नहीं हारोगी। तुमने सपनों में 20 साल तक बंकर की रक्षा की है। अब यह पूरा ग्रह ही तुम्हारा बंकर है। संभलकर। दिमाग ने तुरंत एक्टिव होकर सपने में म्यूटेंट जॉम्बीज से बचने की मसल मेमोरी का इस्तेमाल किया। मिस वेन, तुम तो ऐसे लड़ रही हो जैसे तुम यहीं रहती हो। यह क्या हो रहा है? हा हा हा, वेन है, आखिरकार तुम आ ही गई।
तुम्हें लगता है कि तुम जीत गई, कि यूलान दुनिया को बचाने वाला मसीहा है, लेकिन मेरे वायरस के सामने वो सिर्फ एक स्वादिष्ट निवाला है। जैसे ही मैं यह बटन दबाऊंगा, दुनिया के सारे पौधे जहरीले हो जाएंगे। तुम गलत हो। यूलान को मैंने नहीं बनाया। वो मेरी नानी द्वारा छोड़ा गया एक इकोलॉजिकल पैच है, और पैच का काम ही वायरस को ठीक करना होता है। क्या हम वापस जा रहे हैं? नहीं, इवोल्यूशनरी हार गए हैं, लेकिन इंसानों ने प्रकृति का जो कर्ज लिया है वो अभी चुकाना बाकी है। बंकर के वो बीज तो अभी अंकुरित होना शुरू हुए हैं। अब और कोई जॉम्बी नहीं होगा। तो बच्चों, जब हम अगली बार समुद्र तट पर जाएंगे और अगर हमें कोई फंसी हुई स्टारफिश दिखे या प्लास्टिक के जाल में फंसा कोई कछुआ दिखे, तो हमें क्या करना चाहिए? टीचर वेन, मैं बताऊं। हमें तुरंत कोस्ट रेस्क्यू टीम से संपर्क करना चाहिए। उसे जबरदस्ती खींचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बहुत बढ़िया जियाओ जी, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। टीचर वेन, इस वीकेंड जब मैं अपने पापा के साथ गहरे समुद्र में मछली पकड़ने गया था, तो मुझे यह तैरते हुए एक काले कंटेनर पर मिला था। यह छूने में बहुत ठंडा है और रात के समय इसमें से हल्की बैंगनी रोशनी भी निकलती है। मुझे यह बिल्कुल किसी एलियन जैसा लगता है। जियाओ जी, यह स्पेसिमेन बहुत ही अजीब है, लेकिन यह गहरे समुद्र का एक ऐसा जीव हो सकता है जिसमें हल्का जहर हो। सबकी सुरक्षा के लिए मैं इसे जांच के लिए किसी प्रोफेशनल लैब में ले जाऊंगी। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। सब अपना बैग पैक करो और घर जाने की तैयारी करो। वेन है, तुम अभी कहाँ हो? गुचेंग, मैंने अभी हैचेंग में एक लेविथान की आंख देखी है। कयामत अभी खत्म नहीं हुई है ना? तुम्हें उसका नाम कैसे पता है? वेन है, हम सब गलत थे। हम इवोल्यूशनरी के असली इरादे को समझ ही नहीं पाए। उन्होंने पूरी दुनिया को प्रदूषित करने वाला वायरस इसलिए नहीं बनाया था कि वो जीने के संसाधनों पर कब्जा कर सकें, और ना ही इसलिए कि वो कोई नई व्यवस्था बना सकें। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो जहर देकर मार रहे थे। 3 घंटे पहले हमें आर्कटिक के फोर्ट्रेस 0 के बहुत नीचे एक बेहद सीक्रेट फाइल मिली है। पृथ्वी पर किसी दूसरे आयाम के सिलिकॉन आधारित जीवों ने हमला कर दिया है। वो पृथ्वी की सतह के नीचे छुपे हुए हैं और शुद्ध प्राकृतिक वातावरण और जीवों को खा रहे हैं। पर्यावरण जितना साफ होगा, वो उतनी ही तेजी से जागेंगे। जानबूझकर भारी प्रदूषण फैलाना और पृथ्वी को बर्बाद करना, जमीन के नीचे छिपे उन राक्षसों को जहर देकर मारने के लिए था। मैंने जो प्यूरिफिकेशन फैक्टर रिलीज किया, वो असल में उन्हें जगाने वाला न्यूट्रिएंट बन गया। आर्कटिक की बर्फ बड़े पैमाने पर टूट चुकी है। फोर्ट्रेस 0 के नीचे मौजूद
खाई से हजारों की संख्या में राक्षस बाहर निकल आए हैं। उनके कवच के सामने हमारे आम हथियार बिल्कुल बेकार हैं। वो अब गर्म तटीय शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। तुम लोग कब तक टिक पाओगे? ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे। उसके बाद आर्कटिक की रक्षा लाइन पूरी तरह टूट जाएगी। एलायंस के आला अधिकारी वोटिंग कर रहे हैं कि क्या हमें लाखों टन वाले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करके सब कुछ जलाकर खाक कर देना चाहिए, लेकिन उससे उत्तरी गोलार्ध का जलवायु चक्र पूरी तरह खत्म हो जाएगा। वेन है, तुम डीप ब्लू प्रोजेक्ट के उत्तराधिकारी हो। क्या तुम्हारी नानी ने कोई दूसरा प्लान छोड़ा है? इन सिलिकॉन बेस्ड जीवों से निपटने का प्लान? हाँ। गुचेंग, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल मत करना। मुझे अपनी आखिरी रक्षा पंक्ति के कोऑर्डिनेट्स भेजो और फिर मरते दम तक उसकी रक्षा करना। मेरे लिए 12 घंटे का समय निकालो। 12 घंटे? तुम क्या करने वाले हो? तुम अकेले हो? किसने कहा कि मैं अकेला हूं? इवोल्वर्स परजीवियों से लड़ने के लिए जहर का इस्तेमाल करते हैं। वो सबसे बेवकूफी भरा तरीका है। जब उन्हें शुद्ध पारिस्थितिकी तंत्र निगलना पसंद है तो मैं उनके लिए तैयार करूंगा एक बेहद शानदार दावत। जीन सीक्वेंस वेरिफिकेशन सफल। ग्रहीय स्तर के कार्बन बेस्ड इकोसिस्टम का पता चला है। सिलिकॉन बेस्ड आत्मसात खतरे का सामना। खतरे का स्तर दुनिया खत्म करने वाला। डीप ब्लू प्रोजेक्ट का दूसरा चरण। प्लैनेटरी डिफेंस और जेनेटिक असेंशन प्रोटोकॉल अनलॉक हो गया है। कमांडर वेन है, वापसी पर स्वागत है। नैनो मैकेनिकल स्वार्म शस्त्रागार आपके लिए खुल रहा है। वेन है, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? ठीक है। गुचेंग, जमीन की जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ता हूं। अगर मैं वापस नहीं आ पाया तो 12 घंटे बाद सभी प्यूरिफिकेशन फैक्ट्रियों को उड़ा देना। कम से कम इस ग्रह को उन राक्षसों का प्रजनन स्थल मत बनने देना। या धत तेरे की सब लोग, टीचर वेन को कवर दो। सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तोपें और इंटरफेरेंस गोले उत्तरी ध्रुव से आ रहे उनके रास्ते पर निशाना लगाओ और उन पर पूरी ताकत से हमला करो। टीचर वेन, आप आखिरकार आ ही गए। तुम्हें इस ग्रह का सबसे बेहतरीन वाहक होना चाहिए था। तुम्हारी नानी का डीप ब्लू प्रोजेक्ट असल में हमारे यहाँ आने के लिए सबसे शुद्ध पोषण तैयार कर रहा था। कितनी विडंबना है ना? तुम इंसानों ने 100 सालों तक पर्यावरण बचाने के लिए जो संघर्ष किया वो बस इसलिए था ताकि हमें खाने में आसानी हो। वो तो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारे दांत कितने मजबूत हैं। नैनो स्वार्म पहला चरण, डायमेंशनल रिडक्शन, फैलाव शुरू। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम हमें जबरदस्ती कार्बन बेस्ड इवोल्यूशन के लिए मजबूर कर रहे हो। ये मेरी नानी का तुम्हारे लिए छोड़ा गया आखिरी तोहफा है। ये ग्रह देवताओं का नहीं है और ना ही राक्षसों का है। ये सिर्फ उनका है जो इसके लिए आंसू बहाने को तैयार हैं। नहीं, ये नामुमकिन है। तुमने इस जीन पुनर्संयोजन आवृत्ति को कैसे कंट्रोल किया? वो सपना, वो 20 साल का सपना कोई सिमुलेशन नहीं था। वो सच में हुआ था। भविष्य। शियाओ है, मेरे अच्छे बच्चे, तुमने आखिरकार पहेली का ये आखिरी टुकड़ा खोज ही लिया।
लेकिन ये तो बस एक शुरुआत है। हाँ, वेन है, तुम्हें जिंदा वापस आना ही होगा। समय सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि एक पेड़ भी है। चेतावनी, अनरजिस्टर्ड कार्बन बेस्ड बायोलॉजिकल सिग्नल मिला है। प्रदूषण का स्तर जानलेवा। हार मान लो, अज्ञात प्रदूषण के स्रोत। तुमने एब्सोल्यूट यूटोपिया के कोर सेक्टर में प्रवेश कर लिया है। किसी भी तरह का जैविक उत्सर्जन या सांस लेने से कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना शाश्वत व्यवस्था का उल्लंघन माना जाएगा। मॉलिक्यूलर लेवल पर भस्म करने की तैयारी हो रही है। लगता है चाहे कोई भी ब्रह्मांड हो, इवोल्वर्स की मेहमानवाजी हमेशा इतनी ही घिनौनी होती है। जल्दी करो श्याओ है, ब्लैक टावर की तरफ भागो। यहाँ के फायरवॉल में मैंने 30 सेकंड के लिए एक रास्ता खोल दिया है। सिस्टम कोर में तुम्हारा स्वागत है। असामान्य चर का पता चला है। ये भविष्य है। ये एक ऐसा आदर्श ब्रह्मांड है जिसने सभी अव्यवस्था और गंदगी को, जन्म और मृत्यु जैसी बीमारियों को दूर कर दिया है। जहां कोई हवा और मिट्टी नहीं है। एक ऐसी दुनिया जहां पत्तियां भी सोलर क्रिस्टल पैनल की हैं। ये बस एक शानदार कब्र के सिवा और कुछ नहीं है। तुम मेंटल लेयर के परजीवियों से डरते थे, इसलिए तुमने खुद को उन पत्थरों में बदल लिया जिनसे खून नहीं बहता। तुम्हारा ये सो कॉल्ड इकोलॉजिकल साइकिल कुछ नहीं, बस कार्बन बेस्ड जीवों के खाने और उत्सर्जन से पैदा हुई एक निचले स्तर की अव्यवस्था है। हम इवोल्वर्स ने उच्च आयामी जीन स्क्रीनिंग के जरिए उन कमजोर कार्बन बेस्ड जीन्स को अलग कर दिया है और आखिरकार शाश्वत सिलिकॉन बेस्ड असेंशन हासिल कर लिया। बेवकूफी, अब अपने हाथ में मौजूद डायमेंशनल चाबी मुझे सौंप दो और मॉलिक्यूलर लेवल पर अपने विनाश को स्वीकार करो। शियाओ हूं, इसे तोड़ दो। चेतावनी, घातक लॉजिकल टकराव का पता चला है। कार्बन बेस्ड जीवन का क्रम जबरन मूल कोड को फिर से लिख रहा है। वेन है, तुम जाग गए। मैं वापस आ गया हूं। तुम वापस आ गए। तुम मारियाना ट्रेंच में उस चमत्कारी सफेद रोशनी को पैदा करने के बाद पूरी तरह से गायब हो गए थे। हमने पूरे 3 दिनों तक समुद्र में तुम्हारी तलाश की। अंत में एक तैरते हुए स्लिप पॉड के मलबे में हमने तुम्हें ढूंढ लिया। बाहर के हालात कैसे हैं? वाओ,
इवोल्वर्स पूरी तरह से इतिहास बन चुके हैं। पृथ्वी का इकोसिस्टम एक बिल्कुल नए और संतुलित तरीके से फिर से जिंदा हो रहा है। हाँ, कोई भी एब्सोल्यूट यूटोपिया नहीं होता जिसकी सच में रक्षा की जानी चाहिए। वो ये नश्वर दुनिया है जो भले ही अनिश्चित है लेकिन हमेशा जिंदा रहती है।